हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं वो कर रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12 फॉर द टर्म 1, है ना। उसमें 41 से 50 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन हैं, तो हम उन 10 क्वेश्चन को अब सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हम बाकी सेक्शन ए और बी को कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 इज कि इफ z is given to you as ax plus by, ओके, वेयर ए एंड बी आर ग्रेटर देन 0। ओके, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है आपके पास में, और को इसका जो फिजिबल रीजन आया है उससे आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के दिए हुए हैं ऑलरेडी, है ना। मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कॉर्नर पॉइंट्स भी गिवन है, आपके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक ना। द क्वेश्चन इज कि इफ मैक्सिमम z अकर्स एट द पॉइंट 30 एंड 0 देन व्हाट विल बी द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए एंड बी। ए और बी पे क्या रेस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं, यानी कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वैल्यूज तो नहीं, बस रिलेशन निकाल पाएंगे आप, है ना। अच्छा देखिए, 2 पॉइंट्स पर फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है। अब अगर आपको याद हो तो अगर 2 पॉइंट्स पर फंक्शन मैक्सिमम आता है तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, है ना। इनफाइनाइट क्यों, इन दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन कर दूंगी तो वो जो लाइन बनेगी उस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़ने वाले हैं। उन सब पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, मैक्सिमम। तो देखिए एक क्वेश्चन तो इससे ये निकल के आया। ओके चलिए, अब कह रहे हैं 30 पर भी मैक्सिमम है और भाई 0 पर भी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन की एक ही हो सकती है, तो इसका मतलब बोथ आर सेम। तो z की वैल्यू निकाली 30 पर, तो क्या होने वाली है 30a प्लस 30b। 0 पर निकालिए तो यहाँ तो 0 होने वाला है, दैट इज 40b। तो मीन्स 30a इज इक्वल टू 10b, यानी कि 3a इज इक्वल टू b। ओके, यानी b माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। अगर 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है तो इसका मतलब है फंक्शन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछ रहे हैं कि फॉर विच वैल्यू ऑफ m दिस इज द टेंजेंट टू दिस कर्व। मीन्स ये कर्व है, इस कर्व की टेंजेंट ये होनी चाहिए, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट m। तो लेट द पॉइंट इज एक्स वाई, पॉइंट आप एक्स वाई ले लीजिएगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, यानी कि जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालने वाले हैं। इस कर्व की टेंजेंट निकालनी है तो क्या करते हैं, टेंजेंट के लिए हमें स्लोप निकालनी होती है, और स्लोप मीन्स dy अपॉन dx। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, दैट इज 4। तो dy अपॉन dx आ गया हमारा 4 अपॉन 2y, यानी कि 2 अपॉन y। पॉइंट आप xy ले रहे हैं तो ये 2 अपॉन y ही रहा। ये किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देखिएगा ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट xy। अब ये हमें टेंजेंट गिवन है बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज द टेंजेंट। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सेम क्वेश्चन हमने इससे पीछे वाली क्लास में किया है। इसकी स्लोप कितनी होने वाली है, कंपेयर कर लेते हैं भाई, किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट m। अब ये भी टेंजेंट है, सॉरी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो बोथ आर शुड बी सेम। तो देयरफॉर 2 अपॉन y इज इक्वल टू m, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल दीजिएगा, क्या मिलेगी 2 अपॉन m। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इम्प्लाइज y स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन m स्क्वायर 4x। यहाँ से x आ गया मेरा व्हाट 1 अपॉन m स्क्वायर। y और x की वैल्यू है, इसमें रख लेते हैं आप, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं, सॉरी 1। तो y की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 अपॉन m, और x की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1। इधर ले आइएगा, 1 अपॉन m इज 1, तो m की वैल्यू कितनी आई भाई इसकी 1। अच्छा ऑप्शन मेरे ध्यान नहीं रहे इसमें लिखने, ऑप्शन नहीं लिखे मैंने। ऑप्शन वाज 1/2, 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन था आपका 1। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर x इज 0 से लेके 1। अब देखिए 0 लेस देन और इक्वल टू x,
लेस देन और इक्वल टू 1। कहने का मतलब पता है क्या हो गया है कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल का हमने इससे पहले वाली क्लास में डिफाइन किया है कि हम क्लोज्ड इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। तो बोला एक फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का क्यूब रूट। अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या करने वाले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं, एफ डैश एक्स इज 0, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी पावर हो जाएगी माइनस के 2/3 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 1/3 और ये आपका डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा भाई, इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये 0 में, तो 2x माइनस 1 इज 0, तो x की वैल्यू आ गई हाफ। देखिए ओपन क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन है तो मुझे डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, 0, हाफ और 1। 0 और 1 ये रहे, 1 मैंने निकाला है यहाँ से जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख रही हूँ। तो जब भी आपके पास में क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन होता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स पे बस फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो f एट 0, जब आप x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 0 प्लस 1 की पावर 1/3 यानी कि 1। f एट 1/2, तो जब आप 1/2 लिखेंगे इसमें तो दैट इज 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस की 1/2 प्लस 1 और पावर 1/3 यानी कि 1 माइनस 1/4, 3/4 की पावर 1/3। फिर आप निकालेंगे f1, जब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1, सो ये है ना 1 माइनस 1 0, तो दैट इज अगेन 1। पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू किस किस पर, ये भी 1 भी मैक्सिमम है, ये तो कम है ना इनसे, तो मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब भी आपके पास में क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन होता है बच्चों तो आप ना डबल डेरिवेटिव नहीं निकालते, है ना। मैक्सिमम मिनिमम जब कराया था तो आपको बहुत ही प्रॉपर वे में बताया गया था। Question number 44. In a linear programming problem, the constraints on the decision variables x and y are, ये आपकी दो constraints given है, ठीक है, x minus 3y greater than 0, 0 less than or equal to x less than or equal to 3, ठीक, and y is greater than or equal to 0। तो इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो चलिए पहले इनको constraints को ड्रॉ कर लेते हैं, that is x and y। ये है आपका x माइनस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y। ऑरिजिन से जाने वाली है ये लाइन तो हमारी, ठीक, तो चलिए ऑरिजिन से जाएगी ये लाइन। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y है, ओके गाइस, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब है आपका ये वाला रीजन जाएगा, और अगर इसमें y की वैल्यू ग्रेटर देन होती तब हम ये ऊपर वाला रीजन लेते, इधर x उधर y। अगर x ग्रेटर है तो इधर वाला रीजन जाता है, यदि y ग्रेटर होता तो ये वाला रीजन जाता, क्योंकि इसमें आप ना ऑरिजिन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। रखिएगा 0 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है जिससे हम पता लगा लेते थे, है ना। ये तो लाइन ही ऑरिजिन से जा रही है। दूसरा है 0 लेस देन x लेस देन 3, तो 0 और 3 के बीच में ये हमारी लाइन आ गई, ये हुआ मेरा पॉइंट 3 0। ओके, इसको करेंगे, अगर आप x की जगह 3 लिखेंगे तो y आपका 1 आ जाएगा, मतलब 3 and 1, ठीक। x की वैल्यू लेस देन 3 है, तो x की वैल्यू लेस देन 3 मतलब कौन से वाला रीजन आएगा, देखिए अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे x की वैल्यू लेस देन 3, 0 से 3 के बीच वाला मीन्स ये वाला। अब ये रीजन देख रहे हैं आप, किस टाइप का रीजन लग रहा है भाई, ये मुझे फिजिबल तो है बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिजिबल होने का मतलब है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, ये फिजिबल हो गया। और कॉमन रीजन आपका O A B आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज बाउंडेड, एंड कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर इज बी, इज बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि ए आपको एक गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा 2 नहीं है, अल्फा की वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 पाई तक है, तो पूछ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, ठीक। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी, पहले ऐसे मेरे दिमाग में एकदम आ गया है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 0 होता, डायगोनल एलिमेंट्स किसके 0 होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ये होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट 0।
अब स्क्यू सिमेट्रिक तो ये है साइन अल्फा इन 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, मीन्स मेन डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं और नीचे वाले एलिमेंट के साइन चेंज हैं, तो ये हो जाती मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है भाई, ऑड ऑर्डर है 3/3, तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। Every skew symmetric matrix of odd order have determinant is equal to 0। ठीक, तो देखिए इससे भी एक क्वेश्चन तैयार हुआ आपका। चलिए अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल देते हैं भाई हम इसमें। तो 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 दैट इज साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा एंड 1। सॉल्व दिस, जैसे सिंपल करते हैं 1 इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस के साइन स्क्वायर ऑलरेडी माइनस है प्लस के साइन स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा, इसको क्रॉस ऑफ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस साइन अल्फा, माइनस इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस साइन अल्फा आने वाला है, और यहाँ पर प्लस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये मेरा डिटरमिनेंट आया है। ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन मेरे पास में अल्फा की वैल्यू है। अल्फा कितना है, 0 से 2 पाई है ना, मीन्स पूरे क्वाड्रेंट में आप इसको ले रहे हैं। मीन्स अगर मैं सर्किल बनाऊँ तो सारे क्वाड्रेंट्स में इसकी वैल्यू जा रही है। अब आप इसकी वैल्यू निकालिएगा। साइन स्क्वायर अल्फा किस किस के बीच में होता है, देखिए स्क्वायर है 0 से 1 के बीच में। वैसे तो साइन अल्फा की वैल्यू -1 से +1 होती है, लेकिन -1 क्यों नहीं है, बिकॉज स्क्वायर है, तो नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, तो 0 से 1 के बीच में हो गई। 1 ऐड कर दीजिएगा, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 लेस देन 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन, ये आपका 2 हो गया था, 2 इंटू 2 4। और व्हाट इज दिस, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, डिटरमिनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 2 से लेके 4 तक क्लोज्ड इंटरवल, तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके गाइस, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपके 5 क्वेश्चंस हैं, वो 5 क्वेश्चन जो है हमारे केस स्टडी का एक क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आपस में कोरिलेटेड हैं सारे। ओके, तो केस स्टडी का क्वेश्चन था, द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। चलिए मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, है ना, डिक्टेट करने की बजाय थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर ए ट्रेन फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड स्क्वायर विच इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो भी स्पीड है हमारी वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। और फ्यूल कॉस्ट जो है वो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के। If fuel cost is 48 rupees per hour and the speed is 16 किलोमीटर पर आवर, ओके, और कुछ फिक्स्ड चार्जेस होंगे जो ट्रेन को रन कराने के लिए लगने ही हैं 1200 रुपीज़ पर आवर। ओके, मीन्स फ्यूल का कॉस्ट तो अलग है ही, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा सर चार्जेस भी हैं, वो हैं आपके 1200 पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। अब इस पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहे हैं इफ गिवन दैट फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, k टाइम्स, सॉरी मैंने भूल गई मैं k लिखना, k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। सवाल क्लियर हुआ कि आपको k की वैल्यू पता लगानी है कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर जो फ्यूल कॉस्ट है, लेट अस सपोज दैट इट इज c, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल नहीं है, सॉरी दिस इज इक्वल टू, है प्रोपोर्शनल नहीं है, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो स्पीड सपोज कीजिए आप v है, तो v स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन पे आइएगा, फ्यूल कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 48, k मुझे फाइंड आउट करना है, स्पीड कितनी दे रखी है 16, तो 16 का स्क्वायर, तो 48 अपॉन 256 इज इक्वल टू व्हाट, k। ये आपको आंसर निकालना है ना। तो 16 3 एंड 16 1 6, तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 अपॉन 16, तो
तो आंसर इज 46 का आपका आंसर आएगा कितना भाई, डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। गॉट माई पॉइंट। देखिए ये केस स्टडी का क्वेश्चन था, इसमें मेन क्वेश्चन ये था, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर फ्यूल कॉस्ट पर आर जो है दैट इज द के टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज जनरेटेड बाय द ट्रेन इन किलोमीटर पर आर। तो आपको देखिए 48 फ्यूल कॉस्ट था और आपका स्पीड थी 16, तो 16 का स्क्वायर के की वैल्यू को पूछना था। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पे, यानी कि 47 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 47 इसी का कि इफ द ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर यदि ट्रेन ने जो है डिस्टेंस कवर की है, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द रनिंग ऑफ द ट्रेन, टोटल कॉस्ट देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन, मतलब रनिंग। ठीक, अब देखिएगा टोटल कॉस्ट की बात है तो ये हमारी एक तो कॉस्ट, ये वाली कौन सी है, ये है फ्यूल कॉस्ट। अब मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ। देखिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी थी कहीं, ये रही 1200 रुपीज़ पर आवर, और ये भी ये है फ्यूल कॉस्ट पर आवर। ठीक, अब देखिएगा ये फ्यूल कॉस्ट होगी, जो उसकी फ्यूल का खर्चा होगा, ये उसका चलने का खर्चा है, जो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ही ट्रेन पे। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला प्लस ये वाला। ओके गाइस, ना अब ये है पर आवर की बात चल रही है। अब मुझे टाइम तो मुझे पता नहीं है कि भाई कितना टाइम होगा, तो टाइम मैं निकाल लूंगी कि लेट द टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है कि आई डोंट नो कि कितना टाइम इसने कवर किया है ना। तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है देखिएगा, टाइम बहुत ही सिंपल होता है, व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड सपोज कीजिए हम v ले रहे हैं, तो ये हमारा टाइम हुआ इस क्वेश्चन में। ओके, तो इतना टाइम जो है वो ट्रेन जो है रन कर रही है। ओके, अब मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट विल बी व्हाट, टोटल कॉस्ट होगी एक तो फ्यूल कॉस्ट है ना, जो भी उसकी फ्यूल कॉस्ट आ रही है पूरे टाइम की, और प्लस जो आपके फिक्स्ड चार्जेस हैं। अच्छा दोनों ये एफसी हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस, चलिए फिक्स चार्जेस लिख देती हूँ, क्योंकि टोटल कॉस्ट की बात चल रही है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब जो उसका फ्यूल का खर्च है वो, और प्लस जो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है वो, दोनों को प्लस करके आना चाहिए। अब जो ये फ्यूल चार्जेस हैं ये है पर आवर के, 1 घंटे के हैं, और टोटल घंटे मेरे पास कितने हैं, टोटल आवर कितने हैं 500 अपॉन वी। तो मैं क्या करने वाली हूँ फ्यूल कॉस्ट के लिए, के वी स्क्वायर इंटू 50 अपॉन वी, दैट इज फॉर 1 आवर। टोटल आवर इतने हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई। सिमिलरली 1200 था हमारा पर आवर का, मतलब जो भी खर्चा हुआ है उसका चार्जेस हैं 1200 पर आवर के लिए। तो 1200 और टोटल आवर कितने हुए 50 अपॉन वी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 500 वी से वी चला जाएगा, और के की वैल्यू भी है हमारे पास में 3/16, लिख लीजिएगा साथ साथ 3/16, दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये हुआ हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 4 1 2 5, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 375 अपॉन 4 इंटू वी प्लस 6 लाख अपॉन वी। ये मेरा टोटल कॉस्ट आया है। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट में आप ऑप्शन देख लीजिएगा बेटा कि टोटल कॉस्ट में कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन बी यही वाला है हमारा, 375 अपॉन 4 वी प्लस 6 लाख अपॉन वी। ओके गाइज, तो ये क्लियर हुआ। दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई भी डाउट है, थोड़ा रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर कुछ भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू द ट्रेन टू रन द ट्रेन इज, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। ये आपकी हमारे पास में क्या आई है, टोटल कॉस्ट आई थी है ना। तो हमें चाहिए मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल मीन्स व्हाट, जो भी आपके टोटल कॉस्ट है इसका आप डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी। तो डी अपॉन डी वी ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0 रख देते हैं यहाँ से। तो सॉल्व कीजिएगा, 375 अपॉन 4 माइनस दिस अपॉन व्हाट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो 375 अपॉन 4 इज इक्वल टू अपॉन वी स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आने वाला है 6400। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा
5 से या जिससे भी ये हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आने वाला है प्लस माइनस 80, माइनस तो हो नहीं सकता भाई, तो आपके पास में इसका मतलब कितना आंसर आने वाला है इसका, v इज इक्वल टू 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आंसर है सी। ये क्लियर है ना कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड चाहिए, इकोनॉमिकल यानी कि खर्चे से तो निकालना है हमें, तो खर्चा मीन्स कॉस्ट, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, v। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 49 इज द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड अभी आपने निकाली थी पिछले पार्ट में 80, ठीक है। और इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर की थी उसमें, तो देखिए सारे आपस में कोरिलेट है, इसलिए मैंने सबके आंसर्स लिखे हुए हैं, है ना। ये मेरे फर्स्ट का आंसर था, फिर ये सेकंड था, ये थर्ड था, अब ये फोर्थ के लिए पूछ रहे हैं। तो फोर्थ के लिए पूछ रहे हैं द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट 80। क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ फ्यूल कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट तो हमारी ये थी, तो फ्यूल कॉस्ट विल बी व्हाट 375 अपॉन 4 इंटू 80, सॉल्व दिस, 2 ज़ा तो 0 75, है ना, तो 7500 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि सिर्फ फ्यूल कॉस्ट पूछी थी। और ये जो 500 किलोमीटर है हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इससे पहले वाला पार्ट था, हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट, उसमें हमने 500 किलोमीटर के लिए ही निकाला था ये, फिर वो इकोनॉमिकल स्पीड पूछ रहे थे तो हमने अगले पार्ट में इकोनॉमिकल स्पीड निकाली, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने ये वाला क्वेश्चन किया, क्योंकि ये फ्यूल कॉस्ट थी हमारी, ठीक है गाइज। अब अगला क्वेश्चन भी बेटा अब की बार पूछ रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड जो मैंने निकाली 80 किलोमीटर, इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक। टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा टोटल कॉस्ट, सिंपल, ये तो अभी हमने सॉल्व किया है, 7500 आया है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन v इज अगेन 80, सॉल्व दिस, 8 7 ज़ा देन 4 8 5 ज़ा, तो कितना आ गया ये 15,000, ठीक है। तो इसका आंसर आने वाला है 15,000, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन डी हुआ। तो देखिए ये एक ही क्वेश्चन था जो आपस में सारे पांचों के पांचों पार्ट जो हैं कोरिलेट थे, है ना, ठीक। तो चलिए ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हुआ। ओके गाइज, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। ओके एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।